नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी लीला नंदलाल की। किस्सा यह है कि मेरा स्कूटर चोरी हो गया। बिल्कुल नया स्कूटर था, खरीदे 2 महीने भी नहीं हुए थे और 4 साल तक इंतज़ार करते रहने के बाद उसे खरीद पाने का मेरा नंबर आया था। इधर वे पलक झपकते गायब हो गया। मैं वर्षों तक बड़े चाव से उसकी राह देखता रहा था और तरह तरह के सपने देखता रहा था कि कब स्कूटर आएगा और मैं दिल्ली की सड़कों पर फराटे से घूमा करूँगा। गले में रेशमी रुमाल लहरा रहा होगा, बाल उड़ रहे होंगे, आंखों पर मोटा चश्मा होगा। भाई दिल्ली में स्कूटर के बिना जिंदगी का लुत्फ ही क्या है। स्कूटर पर आगे युवक, पीछे युवती, युवक की कमर में हाथ डाले हुए, उसकी पीठ पर झुकी हुई, उसकी भी चुन्नी या साड़ी का पल्लू हवा में लहराता हुआ। दिल्ली की खचाखच भरी नीरस सड़कों पर रोमांस का रंग छिटक जाता है, पर सभी अरमान धरे के धरे रह गए और अब मैं सड़क के किनारे भौचक्का सा खड़ा, कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि स्कूटर गया तो कहाँ गया। मैं पीछे की ओर उस नाट्यगृह के आंगन में भी बार बार चक्कर काट रहा था, जहां पर मैं एक भोंडा सा प्रहसन देखता रहा था। जिस भी स्कूटर की चोरी हुई थी, मेरी टांगों में पानी भरता जा रहा था और गला बराबर सूखता जा रहा था। उधर दर्शकों की भीड़ छटती जा रही थी। थिएटर सिनेमा की भीड़ भी अपनी तरह की होती है। घड़ी भर के लिए लगता है कोई गुलजार खिल उठा है, कोई नगरी बस गई है और घड़ी भर बाद वहां उल्लू बोलने लगते हैं। मैं लपक लपक कर विदा होते दर्शकों से पूछने लगा, मगर सब बेसुध। किसे क्या मालूम कि मेरा स्कूटर किसने उठाया। सभी तो मेरी तरह नाट्यगृह के अंदर बैठे थे। एक मनचले ने, जिस पर नाटक का प्रभाव अभी तक बना हुआ था, चहक कर कहा, गनीमत समझो कि तुम खुद उस पर सवार नहीं थे, वरना तुम्हें भी चोर उठा ले जाते। दिल्ली के लोगों की बेरुखी मुझे यूं भी सालती रहती है। इस भोंडे मजाक पर मैं और भी खिन्न हो उठा। आखिर मन मारकर बाहर निकल आया और रास्ता पूछता हुआ इलाके के पुलिस स्टेशन की ओर चल दिया। पुलिस में रिपोर्ट तो कर दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। पुलिस में रपट लिखवाने के बाद पांव घसीटता और बसों में धक्के खाता जब मैं घर पहुंचा और घर वालों को सारा किस्सा सुनाया, तो पहले तो उन्हें गहरा सदमा हुआ। फिर वे तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे। पिताजी ने कहा, मुझसे पूछो तो वहां पर स्कूटर ले जाना ही भूल थी। थिएटरों में दुनिया भर के उचक्के जमा होते हैं। पत्नी बोली, मैं तो समझती हूँ तुम जरूर ताला लगाना भूल गए होंगे। स्कूटर को ताला लगा हो तो कोई कैसे उठा सकता है। फिर सभी को संबोधन करके बोली, मैं समझती हूँ स्कूटर वहीं कहीं रखा होगा, इन्होंने देखा नहीं। इनकी आंखों के सामने चीज पड़ी हो तो भी इन्हें नजर नहीं आती। इस पर चाचा जी बोले, स्कूटर हमेशा किसी के सुपुर्द किया जाता है, बाहर जरूर कोई रखवाला खड़ा होगा। तुम 10 पैसे बचाने की खातिर उसे ना जाने कहाँ रख गए होंगे। मतलब कि मेरे संबंधियों को ऐसा लग रहा था जैसे स्कूटर की चोरी में ज्यादा हाथ मेरा ही रहा हो। केवल माँ एक ही वाक्य बार बार दोहरा रही थी, अगर भगवान के घर में न्याय है तो मेरे बेटे का स्कूटर उसे जरूर मिल जाएगा। जो चीज भगवान ने उसके लिए भेजी है वे उसे छोड़ किसी दूसरे के पास नहीं जा सकती। जब मैंने बताया कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा आया हूं तो चाचा जी सिर हिलाने लगे। तुम समझते हो पुलिस तुम्हारा स्कूटर बरामद करवा देगी? अगर पुलिस इतनी चुस्त होती तो तुम्हारा स्कूटर उठता ही नहीं। अब स्कूटर को भूल जाओ और बीमा कंपनी से अपना मुआवजा वसूल करने की कोशिश करो। बीमा तो करवाया था ना। इस पर पिताजी बिगड़ उठे और चाचा जी और पिताजी के बीच बहस छिड़ गई। पिताजी का मत था कि स्कूटर को बरामद करवाने की पूरी कोशिश की जाए,
जबकि चाचा जी मानो शताब्दियों के संचित अनुभव के आधार पर कहे जा रहे थे, इससे कुछ ना होगा, जल्दी से जल्दी अपने मुआवजे की रकम बीमा कंपनी से वसूल करो। आखिर यही फैसला हुआ कि दोनों बातों की ओर समान रूप से ध्यान दिया जाए। चुनांजे में सुबह के वक्त पुलिस स्टेशन और दोपहर के वक्त बीमा कंपनी के चक्कर काटने लगा। पुलिस वाले बड़ी रुखाई से पेश आते। पहले 2-1 दिन तो मेरे साथ सीधे मुंह बोले, फिर झिड़क झिड़क कर बोलने लगे, सर मेरे स्कूटर का कुछ पता चला? मैं दरख्वास्तियों की तरह दहलीज पर खड़े खड़े पूछता। जवाब में या तो अंदर चुप्पी छाई रहती या रूखी सी आवाज में कोई इंस्पेक्टर कहता, मिलने पर इत्तिला कर दी जाएगी, इधर रोज रोज मत आइए। पर एक दिन जब मैं इसी तरह डरता सा पुलिस स्टेशन के दफ्तर की दहलीज तक पहुंचा, तब इंस्पेक्टर कुर्सी पर से उठकर मेरी ओर बढ़ाया। मेरी टांगे तो थर्रा गई, पर उसके चेहरे पर फैली मुस्कान को देखकर मैं दुविधा में पड़ गया। क्या मालूम स्कूटर मिल ही गया हो जो ये मुस्कुरा रहा है। उसने मेरे साथ हाथ मिलाया, मुझे दफ्तर के अंदर ले जाकर कुर्सी पर बैठाया, अर्दली को आवाज देकर मेरे लिए ठंडे पानी का गिलास मंगवाया और उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, आप इत्मीनान रखिए, हमें आपके स्कूटर की बड़ी फिक्र है, उसे बरामद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मिलने पर मैं खुद आकर आपको इत्तला करूंगा। मैं हवा में उड़ता सा घर पहुंचा। स्कूटर मिल जाने की खुशी शायद इतनी नहीं होती जितनी इंस्पेक्टर के आत्मीयता भरे आश्वासन से। मीठा क्यों नहीं बोलेगा, उसे ऊपर से जूता पड़ा होगा। पिताजी बोले। बात मेरी समझ में नहीं आई। बाद में पता चला कि जब से स्कूटर खो गया था, पिताजी जगह जगह चिट्ठियां लिख रहे थे और उनमें से एक चिट्ठी निशाने पर चोट कर गई थी। यह चिट्ठी उन्होंने मेरे बहनोई के छोटे भाई द्वारा उसके ससुर को लखनऊ लिखवाई थी, जो लखनऊ में पुलिस का बड़ा अफसर था। ऐसी चिट्ठियां वे न जाने और कहां कहां लिखवा रहे थे। पर इस आश्वासन के बावजूद स्कूटर कहीं प्रकट होता नजर नहीं आ रहा था। स्थिति वैसी की वैसी थी, केवल मेरे प्रति पुलिस वालों का रुख बदल गया था। इधर बीमा कंपनी वाले पैरों पर पानी नहीं पड़ने दे रहे थे। पुलिस स्टेशन में कम से कम वे मेरे साथ बोलने तो लगे थे। यहाँ तो हेड कलर के सामने दिन भर बैठा रहता, कोई मुझे पूछता ही नहीं था। मैं बात उठाता तो वे तरह तरह की तहकीकात की बात करता और फिर से अपनी फाइलों में खो जाता। इस तरह पूरा 1 महीना गुजर गया। इस तरह भी कभी दुनिया के काम हुए हैं। एक दिन पिताजी ने चाचा जी को डांटते हुए कहा, दफ्तरी कार्रवाइयों के सहारे बैठे रहोगे तो तुम्हें मुआवजा मिल चुका। फिर मेरी ओर देखकर बोले, डिब्बे में से घी निकालना हो तो टेढ़ी उंगली से निकालते हैं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। दूसरे दिन चाचा जी के साथ साथ चलता हुआ मैं अजमेरी गेट की ओर जा रहा था। वहां से एक सज्जन हमारे साथ हो लिए और हम आसफ अली रोड के एक बड़े दफ्तर में जा पहुंचे। वहां पर एक सज्जन ने हमें एक खत लिख कर दिया। इस खत को लेकर हम तीनों दरियागंज की ओर रवाना हो गए। तभी मेरे दिल में से आवाज उठने लगी कि कुछ होने जा रहा है, जरूर कुछ होने जा रहा है। मेरे अंतःकरण से जब कभी ऐसी आवाज आने लगे तो कोई ना कोई घटना घटती है। उसके बाद हम एक बड़े दफ्तर में बैठे थे और हमारे सामने बड़ी सी मेज के पीछे एक मोटा सा आदमी बैठा था। यही मोटा नंदलाल था जिसके लिए हम चिट्ठी लाए थे। मोटे नंदलाल ने चिट्ठी पढ़ी और फिर अपनी बड़ी बड़ी नमदार आंखों से सामने की ओर देखा। अरे उनकी ऐसी की तैसी, मुआवजा कैसे नहीं देंगे, उसने ऐसे ढंग से कहा कि मेरा दिल बैठ गया। मोटे नंदलाल ने हाथ बढ़ाकर टेलीफोन का चोंगा उठाया, पर मेरे चाचा जी झट से बोल उठे, टेलीफोन पर कहने के बजाय अगर आप तकलीफ कर कर हमारे साथ चले तो बेहतर होगा। आप जानते हैं बीमा कंपनी वाले, उनकी ऐसी की तैसी। मोटे नंदलाल ने फिर से कहा और फिर से मेरा दिल बैठ गया। पर उसने चोंगा रख दिया और मेरी ओर देखकर बोला, तुम कल मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बीमा कंपनी के दफ्तर में ले चलूंगा। दूसरे दिन मोटा नंदलाल मेरे आगे आगे बीमा कंपनी के दफ्तर की 3 मंजिला इमारत की सीढ़ियां चढ़ रहा था और मेरा दिल धक धक कर रहा था कि ना जाने अब कौन सा सीन होगा, कि कहीं मेरा बनता काम बिगड़ ना जाए।
यह आदमी अक्खड़ किस्म का जान पड़ता है और कंपनियों के अफसर अपनी जगह बड़े बददिमाग होते हैं। हम ऊपर पहुंचे, जहां मैं हैट कलर की मेज के सामने दिन भर बैठा गिड़गिड़ाता रहता था। वहां मोटा नंदलाल सीधा डायरेक्टर के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और सीधा उसकी मेज पर दोनों हथेलियां टिकाकर, जैसे भालू हमला करने के पहले अपने पांव तोलता है, खड़े खड़े ही बोला, यह क्या तमाशा है? इनका स्कूटर चोरी हो गया, सारी बात साफ है। आप इन्हें मुआवजा क्यों नहीं देते? डायरेक्टर कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ, पर वह अभी अपना मुंह भी नहीं खोल पाया था कि मोटे नंदलाल ने कहा, मैं साल में 5 लाख का बिजनेस आपको देता हूं और इधर आप मेरे भाई साहब को महीने भर से परेशान कर रहे हैं। फौरन चेक बन गया। अभी मोटा नंदलाल कुर्सी पर बैठा भी नहीं था और डायरेक्टर के इसरार का जवाब भी नहीं दे पाया था कि ठंडा पीजिएगा या गर्म, चाय कॉफी लेंगे या शरबत शिकंजी, कि वही हेड क्लर्क जिसकी मेज के सामने मैं दिन भर बैठा रहा था, चेक, फार्म और रजिस्टर लेकर अंदर दाखिल हुआ और दफ्तर में प्रवेश करने के ऐन 10 मिनट बाद में और मोटा नंदलाल दफ्तर की सीढ़ियां उतर रहे थे। चेक मेरी जेब में था और मोटा नंदलाल कह रहा था, इनकी ऐसी की तैसी, मुआवजा कैसे नहीं देते? जिसे सुनकर मेरा दिल गुदगुदा उठा। उसकी मोटी गर्दन और मोटे मोटे कूल्हों और भालू जैसी लंबी लंबी बाहों को देखकर मैं श्रद्धा से पुलक रहा था। उस रोज घर में घंटों मोटेलाल की चर्चा रही। रख रखाव से ही काम बनते हैं, पिताजी कह रहे थे। फिर पिताजी एक एक करके उन तीनों आदमियों का गुणगान करने लगे। एक जो अजमेरी गेट से हमारे साथ हो लिया था, दूसरा जो अजमेरी गेट से आसफ अली रोड तक हमारे साथ गया था, तीसरा जिसने पत्र दिया था। पर इन सब में मोटा नंदलाल तो साक्षात देवता था, देवता। इस पर चाचा जी बोले, है तो आदमी टेढ़ा, पर ना जाने कैसे काम करवा दिया है। सब नंदलाल की लीला है, माँ बोली। मोटे नंदलाल की माँ, मैंने कहा। पर माँ इतनी गदगद हो रही थी कि उन्होंने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी बात कहती गई। सब भगवान की लीला है, भगवान की। उन्हें मेरे बेटे को रुपया दिलवाना है तो नंदलाल को निमित्त बनाकर भेज दिया। बीमा कंपनी के दफ्तर की सीढ़ियां उतरते हुए मोटे नंदलाल की गर्दन और मोटे मोटे हाथ देख देख कर मेरा रोम रोम पुलक रहा था। केवल भगवान के दर्शन से ही ऐसी पुलकन भक्तों के तन मन में उठती होगी। माँ ने ठीक ही कहा था, क्योंकि इसके बाद भी जो कुछ हुआ उसे नंदलाल की लीला का ही नाम दिया जा सकता है। कुछ दिन तो बड़े आराम से कट गए। जेब में पैसे आ गए थे, हौसले बढ़ गए थे। पहले स्कूटर को ले पाने के लिए 4 बरस तक चुपचाप इंतजार करना पड़ा था। अब मोटे नंदलाल की कृपा हुई तो दूसरे दिन नया स्कूटर मिल जाएगा। लेकिन घर के लोग इस हक में नहीं थे कि मैं स्कूटर लूं। जिसका एक स्कूटर चोरी हो सकता है, उसका दूसरा स्कूटर भी चोरी हो सकता है। तुम बस में ही आया जाया करो, तुम इसी लायक हो, पिताजी कहते। मैं खुद भी दूसरा स्कूटर लेने के हक में नहीं था। मेरे दिल का सारा रोमांस एक ही स्कूटर ने खत्म कर दिया था। धक्के तो बस में भी पड़ते हैं, पर जो धक्के स्कूटर खो जाने पर पड़ते हैं उन्हें देखते हुए बसों में चढ़ना ही बेहतर है। पर पत्नी गुमसुम रहने लगी। शाम को मैं उससे कहीं चलने को कहता तो वे ठंडी सांस भरकर कहती कि उसका कहीं भी जाने को मन नहीं है। मैं समझ गया कि इसके मुंह को स्कूटर की सवारी का खून लग गया है। इसे अब बसों में चढ़ना हिमाकत जान पड़ने लगा है। पत्नियां आमतौर पर रात के अंधेरे में अपने दिल की बात कहती हैं, पर वह ठंडी सांस भरकर बोली, जब से तुम्हारे घर में आई हूं मेरी हालत बस से बदतर होती जा रही है। और फिर सिर दर्द का बहाना करके मेरी ओर पीठ फेर ली। स्कूटर को खोए लगभग 6 महीने बीत चुके थे और मैं फिर से दिल्ली की सड़कों पर पांव घसीटने लगा था। अचानक पुलिस स्टेशन की ओर से एक विचित्र सा पत्र प्राप्त हुआ। लिखा था, आपका स्कूटर नंबर DL बरामद कर लिया गया है।
इस समय श्यामनगर की सड़क नंबर 4 के बाड़ा दयाराम में रखा है। जाकर शिनाख्त कर लीजिए और हमें इत्तला कीजिए कि आप उसे वापस लेना चाहते हैं या नहीं। मेरी बाछें खिल गई। स्कूटर मिल गया, कमाल हो गया। इसके खो जाने पर इतना अफसोस नहीं हुआ था जितना इसके मिल जाने पर खुशी। दिल्ली में स्कूटर के बिना लुफ्त ही क्या है। घर वालों को खबर हुई तो सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग थी। माँ ने दुपट्टे के नीचे हाथ जोड़ते हुए, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे बेटे का स्कूटर मिल जाएगा। पत्नी भी चहक उठी। उसने मेरी ओर यूं देखा जैसे उसकी नज़र में फिर मेरी कीमत कुछ कुछ बहाल होने लगी है। पर पिताजी में तनिक भी उत्साह नहीं था। कहने लगे, अब वह चोरी का माल है। जिस चीज को चोर का हाथ लग जाए उसमें कोई बरकत नहीं रह जाती। फिर 6 महीने बाद मिल रहा है। स्कूटर का रह ही क्या गया होगा, उसकी हड्डी पसली सब हिल गई होगी। इस पर चाचा जी ने सहमति में सिर हिलाया और मेरा दिल धक से रह गया। पिताजी और चाचा जी सहमत हो रहे थे। यह शगुन अच्छा नहीं था। उनके बीच झगड़ा चलता रहे तो लगता है जीवन स्वाभाविक गति से चल रहा है। तुम स्कूटर वापस ले ही कैसे सकते हो? तुम तो बीमा कंपनी से मुआवजा वसूल कर चुके हो। मुआवजे का क्या है, वह तो लौटाया भी जा सकता है। अगर बीमा कंपनी वाले इनकार कर दे तो? मोटा नंदलाल जो है उसके रहते वे इनकार नहीं करेंगे, मैंने बड़े साहस से कहा। आखिर फैसला हुआ कि स्कूटर की शिनाख्त करके पहले अच्छी तरह से दिखवा लेना चाहिए। फैसला बाद में करेंगे कि वापस लेंगे या नहीं। दूसरे दिन पुलिस की चिट्ठी जेब में रखे मैं श्यामनगर की ओर चला जा रहा था। मन फिर से स्कूटर की सैर के सपने देखने लगा। पत्नी भी खुश हो जाएगी। स्कूटर के खो जाने से घर में जो मायूसी छा गई थी वे दूर हो जाएगी। देर तक मुझे श्यामनगर की सड़कों की खाक छाननी पड़ी। वह बाड़ा मुझे मिल ही नहीं रहा था जिसका पता पुलिस वालों ने मुझे दिया था। स्कूटर को बाड़े में रखने में क्या तुक थी, पुलिस स्टेशन में उसे क्यों नहीं रखा गया। फिर सोचा कि शायद बाड़ा भी पुलिस का ही होगा जहां पुलिस चोरी का बरामदी माल रखती है। इस तरह का गोदाम बना रखा होगा। आखिर मैंने बाड़े के अंदर कदम रखा। बड़ा सा आंगन था और आंगन के पीछे एक छोटा सा बंगला था। आंगन में 7-8 मोटरें और 4-5 स्कूटर खड़े थे। क्या ये सब बरामद माल है? क्या मैं किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गया? यह तो किसी अमीर आदमी का बंगला जान पड़ता है। मैं कहाँ आ पहुंचा हूं? मैंने पुलिस की चिट्ठी निकालकर पता ध्यान से पढ़ना चाहा। तभी बंगले की ओर से एक सज्जन आते दिखाई दिए। सफेद नायलॉन की कमीज और टेरीकोट की पतलून पहने हुए थे। माफ कीजिए, मुझसे भूल हुई। मैं किसी दूसरे बाड़े की तलाश में हूं। और मैंने पुलिस का पर्चा अनायास ही उसके हाथ में दे दिया। उन्होंने सरसरी नजर से पर्चे की ओर देखा और एक ओर को हाथ का इशारा करते हुए बोले, वहां स्कूटर रखे हैं, उनमें से अपना स्कूटर पहचान लीजिए। मैंने उन सज्जन को सिर से पांव तक देखा। क्या ये पुलिस के अफसर हैं जिन्होंने अपने बंगले में ही बरामद का माल रख लिया है? पुलिस के बड़े अफसर घर पर वर्दी नहीं पहनते, इसलिए ये नागरिक वेश में है। पर पुलिस के अफसर में इतनी ज्यादा अंगूठियां भी उंगलियों में नहीं पहनते जितनी इन्होंने पहन रखी है। पर क्या मालूम पहनते ही हो। वर्दी पहनी तो अंगूठियां उतार दी, वर्दी उतारी तो अंगूठियां चढ़ा ली। मुझे अपना स्कूटर देखने की उत्सुकता थी। मैं बिना कुछ कहे उस ओर घूम गया, वहां जहां स्कूटर रखे थे। मैं एक ही नज़र में 5 स्कूटर को देख गया, लेकिन इनमें मेरा स्कूटर मुझे नजर नहीं आया। फिर मैं बड़े ध्यान से एक एक स्कूटर को देखने लगा। एक स्कूटर कुछ कुछ मेरे स्कूटर से मिलता जुलता था, लेकिन उस पर बढ़िया सा शीशा लगा था और हैंडल के पास ही रेडियो के एरियल की छड़ ऊपर को उठ रही थी। उसमें सचमुच लाउड स्पीकर लगा था। यह स्कूटर मेरा कैसे हो सकता है? तभी वे सज्जन मेरे पास आ गए। पहचान लिया? यही आपका स्कूटर है ना? उन्होंने कहा और मेरे स्कूटर के हैंडल को सहलाते हुए बोले, इसे तो मैंने खास ख्याल से रखा है, इसे कहीं आंच तक नहीं आई। आपने? क्या मतलब?
अरे इस स्कूटर को तो मैं केवल अपने लिए इस्तेमाल करता था, मुझे इसकी सवारी बड़ी पसंद है। फिर बड़े चाव से स्कूटर पर लगे एरियल को छूते हुए बोले, यह एरियल मैंने लगवाया है। मैकेनिक कहने लगा, स्कूटर पर एरियल नहीं लग सकता। मैंने कहा, ऐसी की तैसी, लगता कैसे नहीं। वह भी उसी लहजे में बोल रहे थे जिसमें मैंने मोटे नंदलाल को बोलते सुना था। क्या वे सभी लोग जिनकी उंगलियों में अंगूठियां दमकती है एक जैसे ही लहजे में बोलते हैं? सभी की ऐसी की तैसी करते फिरते हैं। आखिर ये आदमी है कौन? मेरे स्कूटर के बारे में इतने अधिकार से कैसे बात कर रहा है? क्या ये सब बरामदी का माल है? और क्या, उसने तनिक ऐठ के साथ कहा, मानो कह रहा हो कि हम उठाएंगे तो क्या एक ही स्कूटर उठाएंगे? क्या आप ही ने? मैं इतना ही कह पाया। यूं भी सूट बूट वाले आदमी का मुझ पर रुआब छा जाता है। यहां तो इसके दोनों हाथों की उंगलियों पर नगीने चमक रहे थे और नायलॉन की कमीज के नीचे सोने की चैन थी। मेरा सिर चकरा रहा था। यह आदमी चोर कैसे हो सकता है? ना इसकी बगल में छुरा, ना दाढ़ी मूछों के बीच चमकते हुए खूंखार दांत, पर दिन दहाड़े अपने मुंह से मुझे कह रहा है कि तुम्हारा स्कूटर मैंने उठाया है। क्या चोर ऐसे होते हैं? अली बाबा का भाई कासिम चोरों की गुफा में गया था और वहां से जिंदा नहीं लौट पाया था। मैं इसके बाड़े में खड़ा हूं और ये इस तरह मेरे साथ बतिया रहा है जैसे मेरा मौसेरा भाई हो। आखिर ये माजरा क्या है? क्या ये सभी मोटरें और स्कूटर आप ही के हाथ की सफाई? मैंने बेतकल्लुफी से कहा। और क्या, उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा और फिर से मेरे स्कूटर को सहलाने लगा। यह शीशा तो इस पर मैंने बाद में लगवाया था, जब मैं वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहा था। इलाका पहाड़ी है ना, पीछे से आने वालों की खबर रहनी चाहिए। बड़े तीखे मोड़ हैं। घर के लोग बहुत कहते रहे, हम तुम्हें स्कूटर पर नहीं जाने देंगे, पर मैं नहीं माना। मैंने कहा, देवी की कृपा होगी तो कुछ नहीं होगा। आप वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे? मैं बुदबुदाया। हाँ हाँ, मैं हर साल जाता हूँ, और कहीं जाऊं या नहीं जाऊं, पर वैष्णो देवी के दर्शन करने जरूर जाता हूँ। उसने धर्मपरायण व्यक्ति की तरह तनिक गदगद होकर कहा, साल में एक बार तो देवी का प्रसाद मिलना ही चाहिए। बेशक बेशक, मैंने कहा। मेरे स्कूटर पर और भी कोई तीर्थ यात्रा की है? मैंने पूछा, पर वे सुना अनसुना करके स्कूटर को फिर से सहलाने लगा। इसे तो मैंने बड़े चाव से रखा है। इसे केवल अपने इस्तेमाल के लिए रखता था। हालांकि स्कूटर की सवारी ज़्यादा पसंद नहीं करता। बेशक, मैंने फिर कहा। जिसके पास इतनी मोटरें हों, वह स्कूटर की सवारी क्यों करेगा? मुझे लगा जैसे मैं उसकी चापलूसी करने लगा हूँ। पुलिस वालों ने पूछा है कि मैं अपना स्कूटर वापस लेना चाहता हूँ या नहीं। आप क्या सोचते हैं? ले लो ले लो, इसका इंजन अच्छा है और मैंने इसे बड़ी हिफाजत से रखा है। उसने बड़े भाइयों की तरह मुझे मशविरा देते हुए कहा। लेकिन अब मुझे मिलेगा कैसे? इसकी सुपुर्दगी तो पुलिस वाले ही करेंगे। फह बोला, आपने तो बीमा कंपनी से मुआवजा ले लिया है ना? आपको कैसे मालूम है कि मैंने मुआवजा ले लिया है? इतनी खबर तो रहती ही है ना भाई साहब, उसने उस्ताना मुस्कुराहट के साथ कहा। बाड़े में से लौटते हुए मैं मन ही मन सोच रहा था, यार ये माजरा क्या है? यह आदमी अपने मुंह से कह रहा है कि इसने स्कूटर चोरी किया है। पुलिस ने पर्चा देकर मुझे इसके घर भेजा है, पर इसकी पेशानी पर शिकन नहीं। कभी चोर भी लोगों के सामने कबूल करते हैं कि उन्होंने चोरी की है। दूसरे दिन जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मुझसे ना रहा गया। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से पूछ ही लिया। एक बात समझाइए इंस्पेक्टर साहब, जिस आदमी के बाड़े में मेरा स्कूटर रखा था उसने मेरे सामने कबूल किया है कि स्कूटर उसी ने उठाया था, बल्कि और भी बहुत सी गाड़ियां और स्कूटर उसी ने उठाए थे। फिर उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? पुलिस अफसर ने मुझे इस नज़र से देखा जैसे बाप अपने नन्हे से बेटे का बचकाना सवाल सुनकर उसे देखता है। आपसे खुद कहा था कि उसने चोरी की है? जी।
कोई गवाही है आपके पास? मगर मैं जो कह रहा हूं कि उसने खुद मुझसे कहा है। आप सच बोल रहे हैं? मगर कोई गवाही है आपके पास? पुलिस भी तो जानती है कि उसी ने गाड़ियां चुराई है, वरना आप मुझे उसके बारे में क्यों भेजते? हमने उसी के यहाँ गाड़ियां बरामद की हैं। फिर उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? पकड़ा था, लेकिन जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अब मुकदमा चलेगा। मैं चुपचाप सुन रहा था। वह मुझे समझाते हुए बोले, पुलिस पकड़ सकती है मगर सजा तो नहीं दे सकती। भाई, सजा देना तो अदालत का काम है। अब अदालत में मुकदमा पेश होगा। इस पर इंस्पेक्टर हंस पड़ा। आप तो पढ़े लिखे आदमी जान पड़ते हैं, स्कूटर चलाते हैं। कानून कभी ऐसे भी चलता है? कानून? कानून है साहब। कानून में उस वक्त तक वह आदमी बेकसूर है जिस वक्त तक उसका कसूर साबित नहीं हो जाता। और मुस्कुराते हुए गहरे आत्मविश्वास के साथ मेज पर उंगलियों के पपोटे बजाने लगा और अपने इस विलक्षण वाक्य का प्रभाव मेरे चेहरे पर आंकने लगा। अदालत में आपको भी बुलाया जाएगा, आपकी भी गवाही होगी, बल्कि आपको अपना स्कूटर भी वहां पेश करना होगा। बकायदा मुकदमा चलेगा, अदालत तहकीकात करेगी, पुलिस अपनी जानिब से मुकदमे की पैरवी करेगी। कानून? कानून है साहब। ये नादरशाही तो नहीं कि बादशाह ने जिसका सिर चाहा कलम करा दिया। कानून? कानून है। पुलिस स्टेशन से निकला तो मुझे लगा जैसे मैं किसी मंदिर में से निकल रहा हूं। सिर झुका हुआ, दोनों हाथ पीठ पर, और दिमाग के अंदर न्यायप्रियता और प्रजातंत्र का जैसे संगीत बज रहा था। उस वक्त तक वह आदमी बेकसूर है जिस वक्त तक उसका कसूर साबित ना हो जाए। वाह वाह भाई वाह! मैं अश कर उठा। पर सड़क पर चलते चलते मेरी आंखों के सामने उस आदमी का, वैष्णो देवी के उस भक्त का चेहरा घूम गया और फिर मैं असमंजस में पड़ गया। यह क्या कैफियत है यार? पुलिस इससे माल बरामद करती है और कहती है ये चोर है, और चोर खुद निराले में कह रहा है कि उसने चोरी की है, पर अदालत कहती है कि साबित करो कि इसने चोरी की है। खैर, तो कुछ दिन बाद मैंने बीमा कंपनी को मुआवजे की रकम वापस कर दी और स्कूटर को घर ले आया। फिर से गले में रेशमी रुमाल बांधा, आंखों पर काला चश्मा लगाया, बीवी को पीछे बैठाया और फिर से दिल्ली की सड़कों पर सैर करने निकल आया। मारो गोली, कानून जाने कानून का बाप। हमारी चीज हमें मिल गई, अब कानून अपना इंसाफ करता फिरे। लगभग 6 महीने बाद कूलों के नीचे स्कूटर उड़ रहा था। उसकी सुरताल में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। तीर्थयात्री ने सचमुच उसकी अच्छी देखभाल की थी। वे सचमुच ज्यादा सहज, धीर गंभीर गति से चलने लगा था। उसे जैसे सुकून मिल गया हो, तैरता सा चलता था। पत्नी की नज़र में भी मेरा दर्जा हल्के हल्के ऊंचा उठने लगा। हालांकि अब कभी कभी मुझे महसूस होता कि अब मेरा दर्जा स्कूटर के मालिक का ना होकर एक ड्राइवर का सा हो गया है, जैसे मैं अपनी बीवी को कहीं पहुंचाने के लिए स्कूटर चला रहा हूं। अब वह मेरी कमर में हाथ भी डालती तो प्यार के कारण नहीं, संभल कर बैठ पाने के लिए, और बात करती तो लगता हुक्म दे रही है। पर वह सुख क्या जो दिल्ली में 2 दिन से ज्यादा निर्विघ्न चलता रहे। एक और पर्चा आया। अब की बार अदालत की ओर से था कि अमुक दिन प्रातः 10 बजे 30,000 में हाजिर हो जाओ, साथ में स्कूटर का आना जरूरी है। अब तक स्कूटर लेने के बाद लगभग 9 महीने का वक्त बीत चुका था। मेरे मन में खीज उठी। जिस दिनों स्कूटर मिला था उन दिनों मेरी दिलचस्पी चोर में, अदालत में और इंसाफ में थी। पर अब तो स्कूटर भी वैष्णो देवी की चढ़ाई भूल चुका है। अब मुझे क्या लेना देना। पर फिर भी मैं हाजिर हो गया। मेरी दिलचस्पी इंसाफ में ना हो, अदालत की दिलचस्पी तो इंसाफ में है। कचहरी में पहुंचा तो वहां आदमी ही आदमी थे। सीढ़ियों पर आदमी, दीवारों से चिपके आदमी, फर्श पर बैठे लेटे अधलेटे आदमी, दरवाजों में खिड़कियों में आदमी ही आदमी, और उनके बीच रेंगते से काले कोट वाले वकील।
हर 10 आदमियों के पीछे एक रेंगता वकील। मैंने किसी मेले ठेले में, किसी जलसे जुलूस में इतने आदमी नहीं देखे थे जितने वहां मौजूद थे, और सभी किसी की राह देख रहे थे, किसी का इंतजार कर रहे थे। ये किसकी राह देख रहे थे? इंसाफ की। अदालत के कमरे के पास से गुजरता तो पीछे से किसी की ऊंची सी आवाज सुनाई देती, मूलराज वल्द हुक्मचंद। और दीवार से चिपक कर बैठा कोई मूलराज हड़बड़ाकर उठा और भागता हुआ आदमियों की गांठ को चीरता हुआ अदालत के कमरे में जा पहुंचा। आदमियों की गांठ फिर बंद हो गई। जिस जगह पर मूलराज बैठा था उस जगह पर अब कोई दूसरा मूलराज चिपक कर बैठ गया था। मैं भी उचक उचक कर कमरों के नंबर पढ़ता। आखिर कमरा नंबर के बाहर पहुंचा। दरवाजे के पास ही उस दिन के मुकदमों की सूची लगी थी। मैंने ध्यान से सूची को पढ़ा। सूची में मेरा नाम नहीं था। पहले तो दिल को धक्का सा लगा। जब भी कभी किसी सूची में मेरा नाम ना हो, मेरे दिल को धक्का लगता है। मैं सोचता हूँ, इस काबिल नहीं समझा गया कि सूची में मेरा नाम देख पाने की ललकी उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। भले ही चोरों की सूची ही क्यों ना रही हो, मेरा नाम तो होना ही चाहिए। फिर मेरे मन में विचार उठा, सूची में मुजरिमों का नाम होगा, मेरा क्यों होगा? पर मन माना नहीं। नाम देने में क्या हर्ज है? जिसका स्कूटर चुराया गया, क्या वह कम महत्व का आदमी है? चोर चकार का नाम दिया जा सकता है, मेरा नहीं दिया जा सकता। मुझे बुलावा भी नहीं आया। कुछ देर बाहर डोलने के बाद मैंने भीड़ में इधर उधर आंखें दौड़ाई। वे चोर महाशय तो जरूर यहीं पर होंगे। आखिर इस बारात के दूल्हा तो वही हैं, पर वे सज्जन कहीं दिखाई नहीं दिए। साहस बटोरकर मैं मुवक्किलों मुद्दइयों की गांठ को चीरकर अदालत के कमरे में जा पहुंचा। वहां लकड़ी के ऊंचे से चबूतरे पर एक लंबी चौड़ी मेज के पीछे काला कोट पहने और आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाए मजिस्ट्रेट साहब बैठे थे। उनके सामने नीचे फर्श पर 10-12 आदमी खड़े थे, जिनमें से 2-3 काले कोट पहने वकील थे। 2-3 आदमी पुलिस की वर्दी में थे। चोर वहां पर भी नहीं था। मेज पर फाइलों का अंबार लगा था। यह आदमी कौन है? इधर क्यों घूम रहा है? मजिस्ट्रेट साहब की कड़ी आवाज थी और इशारा मेरी ओर था। मैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने जा खड़ा हुआ। मैंने कहा, मेरा स्कूटर चोरी हो गया था और उस संबंध में आज मुझे यहाँ बुलाया गया है। योर एक्सीलेंसी कहने का सचमुच लाभ हुआ। किसी जमाने में मुझे एक बुजुर्ग ने नसीहत की थी कि सिपाही को सिपाही कहकर मत बुलाओ, हवलदार कहकर बुलाओ, और हवलदार को थानेदार, इससे हाकिम नर्म पड़ जाता है। मैंने भी योर एक्सीलेंसी कहा तो मजिस्ट्रेट के चेहरे की मांसपेशियां ढीली पड़ गई। कौन सा मुकदमा है यह? हुजूर, सरकारी वकील बोला, यह मोटरों की चोरी वाला केस है। मगर हुजूर, आज वे मुकदमा पेश नहीं होगा। मुजरिम के वकील ने दूसरी तारीख दी जाने की दरख्वास्त दी है। क्यों? वो गवाह पेश नहीं किए जा सके हुजूर। ओह, ठीक है ठीक है, मजिस्ट्रेट ने कहा। फिर मुझे संबोधन करके बोले, आज आप तशरीफ ले जाइए, अगली तारीख की आपको इत्तला कर दी जाएगी। और फिर अपने काम की ओर मुखातिब हो गए। मैंने चैन की सांस ली। बात टल जाए तो मैं चैन की सांस लेता हूँ, विशेषकर जब कोई सरकारी मामला हो। पर तभी मुझे ख्याल आया कि अगली तारीख को मुझे फिर अदालत में पेश होना पड़ेगा। इसमें क्या तुक है? कुछ देर तक वहीं डोलते रहने के बाद यह सोचकर कि मुमकिन है मजिस्ट्रेट साहब को गलतफहमी हुई हो, मैं फिर उनके सामने जा खड़ा हुआ। मजिस्ट्रेट के चेहरे की मांसपेशियां तन गई। योर एक्सीलेंसी, दरअसल मेरा स्कूटर चुराया गया था। मुझ पर कोई मुकदमा नहीं है, इसलिए। मैं जानता हूँ, हिज एक्सीलेंसी बोले, आपको भी इस मुकदमे में बयान देना है। बयान तो मैं हुजूर दे चुका हूँ। मैंने पुलिस को पहले दिन ही बयान लिखा दिया था। वह पुलिस को दिया था, तुम्हें अदालत में बयान देना होगा। योर एक्सीलेंसी, अगर आज ही मेरा बयान ले लिया जाए, मैं और काम छोड़ दूं? मजिस्ट्रेट गुस्से से बोले, आज ये मुकदमा पेश नहीं होगा। मैं कुछ कहने जा ही रहा था कि किसी ने मेरी आस्तीन खींची।
नाटे से कद का एक गोरा सा आदमी मेरी बगल में खड़ा था। वह मुझे इशारे से एक ओर ले गया। मजिस्ट्रेट से जिरह नहीं करते, आप अगली तारीख को आइए, मैं आपको जल्दी फारिग करवा दूंगा। मैं बाहर आ गया, स्कूटर को किक लगाई और घर के लिए रवाना हो गया। अगली तारीख 3 महीने के बाद आई। मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर स्कूटर दौड़ाता फिर पहुंच गया। उस रोज भी चोर महाशय मौजूद नहीं थे। पता चला कि आज वे किसी दूसरे मुकदमे में पेश होने गए हैं। वक्त पर आ गए तो यहाँ उनका मुकदमा पेश होगा, वरना नई तारीख दे दी जाएगी। मैं डोलता हुआ फिर हिज एक्सीलेंसी के सामने जा खड़ा हुआ। मेरी टांगें लरजने लगी थी, क्योंकि मुझे डर था कि वे फिर मुझे डांट देंगे। यूवर एक्सीलेंसी, मेरा स्कूटर चोरी हो गया था, उस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूँ। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। यह क्या मामला है? सरकारी वकील ने फिर केस का हवाला दिया और बताया कि आज मुलजिम किसी दूसरे मुकदमे में पेश हो रहा है। पर मजिस्ट्रेट को केस याद आया और उन्होंने इस बात की इजाज़त दे दी कि मैं अपना बयान लिखवा दूं। मुलजिम का वकील मेरे पास ही खड़ा था। यहाँ मुझसे एक भूल हो गई, मैं चोर को चोर कह बैठा। अपने बयान में मैं यह भी कह बैठा था कि चोर ने खुद मुझसे कहा कि उसने मेरा स्कूटर उठाया था। इस पर चोर का वकील तड़प उठा, हुजूर, यह आदमी मेरे मुवक्किल को चोर कैसे कह सकता है? मजिस्ट्रेट साहब ने अपनी तर्जनी उठाते हुए मुझे चुप रहने को कहा। तुम तथाकथित मुलजिम कह सकते हो। यूवर एक्सीलेंसी, मैं ये सब अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ। चोर ने सचमुच मुझे बताया है। वह मेरे स्कूटर पर वैष्णो देवी भी गया था। चोर का वकील चिल्लाया, माय लॉर्ड, यह अदालत की तौहीन है। इस पर मजिस्ट्रेट को भी गुस्सा आ गया। अब की बार अपनी तर्जनी को पिस्तौल की तरह मेरी छाती पर दागते हुए बोले, मैं तुम्हें अदालत की तौहीन के जुर्म में हवालात में बंद कर सकता हूँ। तुम सीधे साधे अपना बयान लिखवाओ। तभी मेरी कोहनी पर किसी ने फिर से झटका दिया। ठिकने कद का गोरा मुंशी था। आप लिखवाइए साहब, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं घबरा गया और इसी घबराहट में मैं भूल गया कि वे तारीख कौन सी थी जब मेरा स्कूटर उठाया गया था। पुलिस को उस रात मैंने बयान दिया था, वे जरूर यहाँ फाइल में मौजूद होगा। उसमें तारीख लिखी थी। आप फाइल नहीं देख सकते, वकील चिल्लाया। माय लॉर्ड, गवाह को फाइल नहीं दिखाई जा सकती। नाटे मुंशी ने फिर कोहनी को दबाया। लिखाइए साहब, लिखाइए, वह फुसफुसाया। मैं डर रहा था कि अगर मैंने तारीख गलत लिखवा दी तो मेरा सारा बयान गड़बड़ा जाएगा। खैर, जैसे तैसे मैंने बयान लिखवाया, पर लिखवाते लिखवाते मेरा पसीना छूट गया। यही डर बना रहा कि कहीं कोई गलत बयानी हो गई तो मुझे ही हवालात में ना भेज दें। आखिर बयान पर मैंने दस्तखत किए और चैन की सांस ली। चलो, छुट्टी हुई, अब कभी अदालत का मुंह नहीं देखूंगा। मैंने झुककर बड़े अदब से कहा, यूवर एक्सीलेंसी, मैंने बयान लिखवा दिया है। स्कूटर लाए हो? मजिस्ट्रेट ने पूछा। जी, बाहर रखा है। अगली पेशी पर भी ले आना। अगली पेशी? वह किस लिए यूवर एक्सीलेंसी? मैंने अपना बयान तो लिखवा दिया है। इस पर मजिस्ट्रेट ने फिर तर्जनी दागते हुए कहा, हर पेशी पर स्कूटर का पेश किया जाना जरूरी है, उन्होंने फरमाया। फिर तनिक ढीले पड़कर बोले, तुम खुद नहीं आ सकते तो किसी ड्राइवर के हाथ भेज दो। हुजूर, स्कूटरों के ड्राइवर नहीं होते, केवल मोटरों के ड्राइवर होते हैं। स्कूटर का यहाँ पेश किया जाना जरूरी है, उन्होंने दृढ़ता से कहा। और सुनो, जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता तुम अदालत की इजाज़त के बगैर उसे बेच नहीं सकते। फिर सरकारी वकील से बोले, अगली पेशी की तारीख इसे अभी से बता दो, बल्कि इसे लिखवा लो कि इसका स्कूटर यहाँ पहुँचाया जाएगा। अगली तारीख 11 जून रखी गई थी। 11 जून आई, मैं अदालत में पहुँचा। फिर 15 अक्टूबर आई, मैं स्कूटर लेकर अदालत में मौजूद था। फिर 3 फरवरी आई, मैं अदालत में मौजूद था। और इसके बाद पेशियों का ऐसा तांता शुरू हुआ कि थमने में नहीं आया। पेशियां अभी तक बराबर चल रही हैं। अब हर तीसरे चौथे महीने पेशी होती है।
एक बार अदालत में पहुंचा तो मजिस्ट्रेट बदल चुके थे, दूसरी बार पहुंचा तो अदालत बदल चुकी थी। 30 हजारी के स्थान पर मुकदमे की पैरवी पार्लियामेंट स्ट्रीट के अदालत में होने लगी थी, पर तथाकथित मुलजिम केवल एक आध बार ही देखने को मिला। एक बार तो पता चला कि वे किसी दूसरी कचहरी में शहादत देने गया है। दूसरी बार पता चला कि वे शहर में नहीं है, वैष्णो देवी की यात्रा पर गया है। नाटे मुंशी ने बताया उसका यहाँ रहना इतना जरूरी नहीं है कि जितना उसके वकील का रहना जरूरी है, या फिर मेरे स्कूटर का। मुकदमा बराबर अभी भी चल रहा है। इसी बीच मेरी कनपटियों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। इसी बीच मेरी पत्नी 2 बच्चों की माँ बन चुकी है। मुकदमे में 3 मजिस्ट्रेट बदले जा चुके हैं, 2 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन मेरे स्कूटर के चोर का अभी तक सही तौर पर पता नहीं चल पाया। तहकीकात बराबर जारी है। सब कुछ सामान्य गति से चल रहा है। केवल एक बात पहले की सी नहीं रही। अब स्कूटर वे स्कूटर नहीं रहा, अब वे बुढ़ाने लगा है। सड़क पर चलते चलते खांसने छींकने लगता है। कभी कभी चलते चलते खड़ा हो जाता है। किक पर किक मारो, चलने का नाम ही नहीं लेता। मैं अब गले में रुमाल बांधकर स्कूटर पर हवाखोरी के लिए नहीं जाता। पत्नी ने स्कूटर की सवारी करना छोड़ दिया है। परसों अदालत में पेशी थी। स्कूटर ने जाने से इनकार कर दिया। मैं घंटा भर किके जमाता रहा। 2 हमसायों से धक्के मरवाए, पर उसने ऐसी जिद पकड़ी कि 2 गज दूर तक चलने का नाम नहीं लिया। एक मैकेनिक के पास ले गया तो बोला, साहब गाड़ी ओवरहोल मांगती है। मैंने पहले भी कहा है, रोज की ठक ठक से क्या फायदा। इस वक्त ठीक कर भी दूं तो इसका कोई भरोसा नहीं। मैंने कचहरी का वास्ता डाला। वहां वक्त पर नहीं पहुंचा तो मुकदमे की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाएगी। इस पर मैकेनिक हंस दिया। साहब हर बार आप यही कहते हैं। मैं ऐन वक्त पर कचहरी पहुंच गया, मतलब कि मैं और स्कूटर दोनों कचहरी पहुंच गए। स्कूटर अपनी मशीन के बल पर भले ही चलने से इनकार कर दे, किंतु अकेले जाने पर सचमुच चलने लगता है। चुनांजी फिल्मस्तान सिनेमा घर से लेकर कचहरी तक का रास्ता हम दोनों ने साथ साथ चलकर ही तय किया। मैंने मजिस्ट्रेट साहब को पसीना पोंछते हुए सलाम किया। स्कूटर ले आए? जी। यह 5वें मजिस्ट्रेट हैं जो इस मुकदमे की देखभाल कर रहे हैं। बार बार कचहरी आने के कारण मुझे पहचानने लगे हैं। इस कारण मेरे साथ मेहरबानी से पेश आते हैं। कचहरी पहुंचने के घंटे भर के अंदर ही मेरी हाजिरी लगाकर मुझे अगली तारीख दे देते हैं। अगली तारीख मिल जाने पर मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, हुजूर मेरा स्कूटर इस हालत में नहीं है कि अदालत तक पहुंच सके। उन्होंने पलकें उठाई। आज मैं स्कूटर को पैदल धकेल कर लाया हूं, मैंने बड़ी आजीजी से कहा। मजिस्ट्रेट सोच में पड़ गए, फिर सिर हिलाकर बोले, किसी छकड़े टांगे पर रखकर ले आया करो। छकड़े पर तो स्कूटर आसानी से रखा जा सकता है, उन्होंने कहा और 3 महीने आगे की तारीख दे दी। मैं चुप हो गया। कहता भी तो क्या, उसी रोज मैंने एक छकड़े पर मरे हुए भैंसे की लाश को ले जाते हुए देखा था। अगर मरे हुए भैंसे को लादा जा सकता है तो स्कूटर को भी लादा जा सकता है। फिर भी मैंने साहस बटोर कर कहा, यूअर एक्सीलेंसी, मुझे एक बात का डर है। अगर इस बीच मेरे स्कूटर ने दम तोड़ दिया तो इस तहकीकात का क्या होगा? मजिस्ट्रेट ने क्षण भर के लिए सोचा, फिर बोले, तहकीकात जारी रहेगी। मैं बाहर आया। यार्ड में खड़े स्कूटर का नाक मुंह पोंछा, पुचकारा, फिर किक लगाई। जवाब नदारत। फिर किक लगाई, फिर भी जवाब नदारत। फिर एक के बाद एक किकें लगाने लगा। कभी पेट्रोल खोलता, कभी बंद करता, पर जवाब नदारत। इस बीच अदालत लंच के लिए उठ गई। फर्राटे से एक कार मेरे पास से गुजरी। मैंने पसीना पोंछते हुए आंख उठाकर देखा। मजिस्ट्रेट साहब की कार थी। वे पीछे की सीट पर बैठे थे
और उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर मेरी ओर देखा भी। इसके कुछ देर बाद एक स्टेशन बेगन पास से गुजरी, वह भी फराटे से गुजर गई। उसमें से भी कुछ लोगों ने घूमकर मेरी ओर देखा। वह पुलिस की जीप थी। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर और नाटे मुंशी को पहचान लिया। मुंशी ने मुझे देखकर हाथ हिलाया, फिर मेरी किकें जारी रही। मन में आया फिर इसे धकेल कर ले चलूं, लेकिन स्कूटर वाले के दिल में इस बात की आशा सदा बनी रहती है कि अगली किक पर स्कूटर का इंजन चलने लगेगा। तभी एक कार आई और पास आकर रुक गई। काले रंग की चमकती फिएट कार थी। और कहिए भाई साहब, स्कूटर चल नहीं रहा है, परेशान कर रहा है। अरे अरे, ये तो दयाराम था, मेरे स्कूटर का चोर। नहीं नहीं, तथा कथित चोर। इन वर्षों में केवल 2-1 बार ही कचहरी में इसकी झलक मिली थी। कार में बैठे ही बैठे बोला, इसकी क्या हालत बना रखी है यार, इतना बढ़िया स्कूटर हुआ करता था। वे बड़ी सद्भावना से स्कूटर की ओर देखता रहा, मानो इसके साथ बड़ी सुखद स्मृतियां जुड़ी हों। वैष्णो देवी की पूरी चढ़ाई ये स्कूटर पर चढ़ गया था। यह मशीन है आखिर, मशीन का ध्यान नहीं करोगे तो मशीन तुम्हारी खिदमत नहीं करेगी। मैं हाफ रहा था। उसकी नसीहत सुन मुझे बड़ी कौफ्त हुई, पर उसके हाथ की अंगूठियों की ओर नजर गई तो सहसा एक विचार मेरे मन में कौंध गया। मैं स्कूटर को छोड़कर उसके पास चला गया। एक परेशानी है दयाराम जी। कहो, हुक्म करो, क्या बात है? हर पेशी पर मुझे स्कूटर लाना पड़ता है। यह 6ठा साल चल रहा है। इस लाश को उठाकर लाना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वाह, इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो, पहले क्यों नहीं कहा? चिंता नहीं करो, हो जाएगा, कोई ना कोई तरकीब निकल आएगी। इनकी ऐसी की तैसी। कहते हुए उसने मेरा कंधा थपथपाया। उसके हाथ की अनगिनत अंगूठियां चमक उठी। हो जाएगा हो जाएगा, उसने कहा और कार चला दी और फर्राटे से वहां से निकल गया। मैं अभिभूत सा खड़ा रह गया और ठीक तरह से अपना आभार भी प्रकट नहीं कर पाया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।